हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल एग्जाम के नज़रिए से हम देखेंगे। सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं, बल्कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन फैक्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोप्लास्ट भी कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम। और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटीपी बनते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ऑफ एटीपी। इसको हम सेल विद इन सेल भी कहते हैं, सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। इट कंटेन्स ओन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। अब नेक्स्ट आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्या है ये? एक सेमी ऑटोनोमस नोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये, इसके पास जैसे अपना डीएनए भी है, आरएनए है और राइबोसोम्स है, तो ये कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना लेता है, पर फिर भी इसे क्या, सेल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये कैन नॉट ग्रो आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। और अगर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है, जैसे दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस हैं, ठीक है। तो क्या है ये, एक तो ये डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस, सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस एंड सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल। ये हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में ये क्या सिमिलैरिटी होती है। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर इन स्ट्रेटेड मसल of insects and gave the name। तो जो कोलिकर हैं, कोलिकर ने इनको नाम दिया था सार्कोसोम्स, सार्कोसोम्स। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको कहा, फ्लेमिंग gave the name, gave the name, क्या नाम दिया इसको? फीलिया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, अल्टमान। अल्टमान ने इसको क्या बोला? बायोप्लास्ट। अल्टमान, और अल्टमान को ही इसकी डिस्कवरी के लिए क्रेडिट भी दिया गया,
क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, credit of discovery, and give the name bioplast। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए सी बेंडा। सी बेंडा ने सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेंडा gave the term माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो कोलिकर है, कोलिकर ने इसको देखा था इंसेक्ट्स में। प्लांट में इसको सबसे पहले देखा था मीव्स ने। इन प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया was first observed in leaf of nymphia। बाय किसने देखा था? मीव्स। प्लांट में सबसे पहले इसको मीव्स ने देखा था। ये माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था मीव्स ने। किसमें देखा था? निम्फिया में। इसके बाद आता है, ये क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसको सबसे पहले किसने देखा था? किसने बताया? नास एंड नास डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है अगर हम एनिमल्स की बात करें तो। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो लार्जेस्ट होता है वो होता है प्लास्टिड। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज फर्स्ट largest cell organelle of animal cell and second largest cell organelle of plant cell। तो प्लांट में जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है वो क्या होता है? वो होता है प्लास्टिड। इन प्लांट्स फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या है? प्लास्टिड। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमने कहा, जो नास और नास ने जिसकी डिस्कवरी की थी, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये कैसा होता है? ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और ये नेक्ड होता है, मतलब इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड यानी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन
हिस्टोन प्रोटीन, नेक्स्ट डीएनए होता है। और जो ये होता है डीएनए, अगर हम उसकी बात करें, जो ट्रिप्नोसोमा होता है और लीजमानिया होता है, इसमें इसको इसमें इसको क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्टिड डीएनए कहते हैं। तो डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सम ट्रिप्नोसोमा and leishmania known as kinetoplastid DNA. Kinetoplastid DNA, इसको क्या कहते हैं हम, काइनेटोप्लास्टिड डीएनए कहते हैं। अब जो डीएनए होता है, इस अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस में मिलता है? स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है प्लाज्मोडियम में। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया और लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ये किस में मिलता है? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और लार्जेस्ट किस में मिलता है? जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स। और जो मिनिमम डीएनए मिलता है कि हाँ एक सेल में सिर्फ एक ही डीएनए मिलता है, वो मिलता है माइक्रोस्टेरियास एल्गी में। मिनिमम डीएनए, मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया मतलब 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। ये किस में मिलता है? माइक्रोस्टेरियास में। माइक्रोस्टेरियास क्या है? ये एक एल्गी है। और जो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलता है? मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलता है? मतलब ये 5 लाख तक हो सकता है, इसमें 5 लाख पर सेल। ये मिलता है चाउस चाउस ये क्या है? जायंट अमीबा। तो अमीबा में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, 5 लाख मिल सकते हैं एक सेल में ही। और मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलते हैं? माइक्रोस्टेरियास, जो एक एल्गी है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया present in those eukaryotic cells that respire aerobically, जो कि जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है, ठीक है। तो ये उन सभी यूकैरियोट्स में मिलता है जिसमें
कैसा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ये किसमें नहीं मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होती हैं आरबीसी में नहीं मिलता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये जो ट्राइकोमोनास होता है वेजिनैलिस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, पर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्या होता है? हाइड्रोजिनोमोनास पाया जाता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजिनोमोनास होता है ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, किसमें? ट्राइकोमोनास में। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो इसमें क्या होता है? इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रोजिनोमोनास। क्या होता है? हाइड्रोजिनोमोनास प्रेजेंट। और ये जो हाइड्रोजिनोमोनास होता है, ये जो ट्राइकोमोनास है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन करता है। फॉर एटीपी फॉर्मेशन, फॉर एटीपी फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। तो एनिमल्स में मिलते हैं 55 एस टाइप राइबोसोम्स, और जो प्लांट्स में मिलते हैं वो मिलते हैं 70 एस टाइप राइबोसोम। अब जो 55 एस राइबोसोम्स होते हैं, ये इनकी दो सब यूनिट होती है, 25 एस और 35 एस। और जो 70 एस राइबोसोम्स होते हैं, इसकी सब यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट 30 एस और लार्ज सब यूनिट होती है 50 एस। अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है ये? डबल मेम्ब्रेनस। और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको हम शॉर्ट में IMM कह सकते हैं, इसको हम OMM कह सकते हैं। अब जो दोनों मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो क्रिस्टी होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी के ऊपर क्या ऑक्सीजोम्स लगे रहते हैं? क्या लगे रहते हैं? ऑक्सीजोम्स।
ये रैकेट लाइक बॉडीज होती हैं, ये कैसी होती हैं, रैकेट लाइक। और क्या होता है इसके अंदर, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इनमें ट्रांसलोकेज प्रोटीन होती है। तो ये ट्रांसलोकेज प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज टिम एंड टोम, फाउंड। टिम और टोम, ये क्या है, ट्रांसलोकेज प्रोटीन होती है। टिम होती है, क्या होती है टिम, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो टोम होती है ये कहाँ होती है, ये होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये दोनों क्या होती हैं, ट्रांसलोकेज प्रोटीन होती है। और जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, परमिएबल होती है। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। ये क्या है, क्रिस्टी, और ये है इसमें राइबोसोम्स, जो प्लांट और के एनिमल्स के केस में अलग अलग होते हैं। और ये है ओक्सीजोम, ओक्सीजोम। अब इसमें नेक्स्ट आता है जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल। अब ये परमिएबल क्यों होती है, ये परमिएबल होती है इसलिए क्योंकि इसमें पोरिन प्रोटीन होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन एंड inner mitochondrial membrane is सेमी परमिएबल। ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन both are separated by पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये हो गई इसकी मेम्ब्रेन की बात। अब इसके अंदर क्या होती है, जैसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है इसके अंदर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है इसकी पीएच कैसी होती है, इसकी पीएच होती है लो, लो पीएच होती है।
इसमें जो H आयंस होते हैं वो कितने कैसे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, हाई। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है, इसकी पीएच हाई होती है, क्योंकि इसमें जो H आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, लो होती है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजोम्स की, जिसको हमने बताया था कि रैकेट लाइक बॉडीज होती हैं। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजोम की। तो जो ऑक्सीजोम होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर ये होती है। इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल, और इसको कहते हैं हम F0 पार्टिकल। जो ये F0 पार्टिकल होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, और ये क्या, प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। F1 पार्टिकल क्या है, F0 पार्टिकल क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। और जो F1 पार्टिकल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, F1 पार्टिकल में जो प्रोटीन होती है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक, या फिर इसको हम पेरिफेरल भी कह सकते हैं, पेरिफेरल। जब हमने मेम्ब्रेन पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमने उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पढ़ी थी, तो ये हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है इसमें ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस होता है ना, तो वो कहाँ होता है, यही होता है। उसके लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो होता है ये होता है 110 एंगस्ट्रोम, और जो F1 पार्टिकल होता है ये होता है 80 एंगस्ट्रोम, और टोटल जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 160 एंगस्ट्रोम। ये हम एक ऑक्सीजोम की बात कर रहे हैं, ए सिंगल ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम जो कहाँ लगे रहते हैं, क्रिस्टी के ऊपर लगे रहते हैं, ऑक्सीजोम की। ऑक्सीजोम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी। हाँ, तो जो ऑक्सीजोम्स होते हैं इनको हम क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और एक साइंटिस्ट थे फर्नांडिस मोरन, फर्नांडिस मोरन के उस मतलब फर्नांडिस मोरन एलिमेंट्स भी हम इनको कहते हैं, पार्टिकल्स भी इनको हम कहते हैं। तो जो टर्म दी थी, टर्म ऑक्सीजोम किसने दी थी, गिवन बाय लेनिंजर, लेनिंजर ने दी थी। और इनको हम ऑल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स भी हम इनको कहते हैं। फर्नांडिस मोरन पार्टिकल हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे जिसने इनको डिस्कवर किया था। फर्नांडिस
मोरन discovered F0 F1 particle, F1 particle। इनको हम यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दो साइंटिस्ट थे, माइकेलिस और किंग्सबर्ग। इन्होंने सबसे पहले बताया था, जैसे हम कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया का हाँ के रेस्पिरेशन होता है और जब ये ईटीएस चलती है, तो ये सबसे पहले किसने बताया? ये माइकेलिस और किंग्सबर्ग ने बताया था। माइकेलिस एंड किंग्सबर्ग first demonstrated that mitochondria play role in cellular respiration। क्योंकि जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो यहीं पे ही चलती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमने अगर इसके फंक्शन की बात करें, हम इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आता है? जो क्रेब साइकिल होती है, क्रेब साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अगर हम इसके बात करें फंक्शन की, Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix। कहाँ होती है ये? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बिकॉज जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रेब्स साइकिल में, वो सब एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सब कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सिर्फ एक एंजाइम ऐसा है, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है ये कहाँ मिलता है? फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ मिलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और इसको, ये जो एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम्स। अब हमने कहा था कि इसमें आरएनए पाया जाता है। जो आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, ये रेजिस्टेंट होता है किससे? राइबोन्यूक्लिएज से। माइटोकॉन्ड्रियल और हाँ, एक मिनट, पहले इसके फंक्शन ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो फोटो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो इन प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन। ये किसके लिए साइट प्रोवाइड कराता है? फोटो रेस्पिरेशन के लिए। क्योंकि जब हम वाटर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका रोल होता है। अब बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए इज रेजिस्टेंट
टू द एक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियस। ये जो राइबोन्यूक्लियस होते हैं जो आरएनए को डिग्रेड करते हैं उसके प्रति क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होता है। स्टेनिंग किससे होती है? स्टेनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग होती है वो होती है किससे? जीनस ग्रीन से। जीनस ग्रीन से। और एक होता है माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट क्या होता है? एक ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन ना हो। क्या होता है? नेक्स्ट पेज से करते हैं। माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। जैसे हम किसी डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट दे दें, ट्रीटमेंट देके उसकी आउटर मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को हटा दे, तो ये क्या कहेगा? इसको क्या कहेंगे हम? माइटोप्लास्ट। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हमने क्या किया? इसको ट्रीटमेंट दे दिया। ट्रीटेड विद डिजिटोनिन। डिजिटोनिन या फिर ल्यूब्रोन। ये क्या है? ये डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट। तो क्या होगा? ये ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट। तो ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन ना हो वो कहलाएगा माइटोप्लास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।